now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नमस्कार, आदाब। आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 8वां बजट पेश किया और इस बजट में जिस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है इनकम टैक्स को लेकर, जिसको लेकर लोगों की सबसे ज्यादा उत्सुकता भी रहती है और क्यूरियोसिटी भी रहती है। और उसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि 12 लाख रुपए तक जिनकी इनकम है, आय है, उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। लेकिन जैसा बजट में हमेशा कहते हैं कि द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो आखिर इसके क्या मायने हैं मिडिल क्लास के लिए और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के लिए भी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अर्जुन मेहता जुड़ रहे हैं, जो दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी रघुनाथ राय एंड कंपनी के साथ पार्टनर हैं। बहुत शुक्रिया आपका अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, Smita ji, for giving me the opportunity, and thanks for having me over. सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि आज इनकम टैक्स की जो फाइन प्रिंट है वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये एक डायरेक्शनल शिफ्ट किया है सरकार ने, जैसे वो इनकम टैक्स को देखते हैं? Smita ji, from the perspective of the middle class, and I think that hint was dropped by the Prime Minister yesterday when he said, जब उन्होंने ये बताया कि ये बजट का मेन फोकस विमेन एंड मिडिल क्लास रहेगा। सो आई थिंक उन्होंने ये एक काफ़ी बड़ी हिंट ड्रॉप कर दी थी yesterday, एंड उसी पे उन्होंने ये अमल किया है। They have reduced the tax rates by having the slab rates moved right up to 24 lakh rupees. It is only 25%, और उसके बाद the tax slab is at 30%. एंड जैसे आपने अभी बताया कि 12 लाख रुपीस तक नील इनकम टैक्स होगा, जो कि पहले 7 लाख होता था, अब वो 12 लाख हो गया है। सो दैट दिस इससे बहुत काफी टैक्स में इम्पैक्ट आएगा इंडिविजुअल जिनकी सैलरीड नॉर्मल टैक्स है। सो इफ एन इंडिविजुअल इज अर्निंग अ नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इनकम सैलरीज में आ रही है उनकी, तो इसमें एनीथिंग फ्रॉम 10,000 to around 35-40,000 is what the annual saving will be. सरकार ने जो नई टैक्स स्लैब्स अनाउंस किए हैं, दर्शक को बता दें कि इसमें कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 0 to 4 लाख रुपीस है तो नील है। 4 to 8 लाख रुपीस की जो 5% की बात की गई थी, 8 to 12 लाख तक की 10% की बात 10%. की गई है। लेकिन इसमें अगर आप कहते हैं कि 12 लाख तक को आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? जरा सब एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये क्या है एक्चुअली फाइनल स्लैब? सो फाइनल स्लैब जो आपने जैसे बताया वो बिल्कुल वही है। द ओनली थिंग इज कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो मिलती है, उसके बाद अगर आप इम्पैक्ट नेट टैक्स पेबल का देखेंगे तो वो नील आएगा। उसके बाद आपका 12 लाख के ऊपर जो भी है, जो टैक्स बनेगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्स पेबल होगा। सो टैक्स स्लैब जो आज जैसे आपने बताया, दैट इज द राइट स्लैब एंड दिस इज द न्यू स्लैब रेट टू बी इम्प्लीमेंटेड। आई थिंक जब भी बिल पास होगा, आई थिंक ये आज फरवरी है, तो आई थिंक जून जुलाई तक ये बिल पास हो जाना चाहिए। सो इफेक्टिव आई थिंक 1 अप्रैल 2026 से होना चाहिए। इसमें ये भी कहा गया है कि जिन लोगों की स्पेशल इनकम है, कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो अगर 12 लाख के ऊपर, मतलब भले ही आपकी इनकम 12 लाख से कम हो, लेकिन फिर आप एक वो दूसरे टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्या वो कैपिटल गेन्स वाली टैक्स की ही बात की जा रही है या एडिशनल टैक्स की बात की जा रही है? वो कैपिटल गेन्स की टैक्स की बात करी जा रही है, विच विल उसमें वो ट्रिगर हो जाएगा कैपिटल गेन के स्लैब रेट्स, विच इज जैसे शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो 20% है, उसमें वो ट्रिगर हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड क्लास ऑफ द एसेट और द प्रॉपर्टी। मिडिल क्लास में बहुत शिकायत आने लगी थी कि भाई हम लोग इंडिविजुअल टैक्स जो है हमारी रेट्स हायर हो जा रही है, जो लोग हायर इनकम ग्रुप में आते हैं, कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स जिनको शायद थोड़ी ज्यादा छूट मिल रही है। आपको लग रहा है कि इस कंप्लेंट को एड्रेस किया गया है आज के इस बजट से? To a very large extent, yes. That by revising the tax slabs, reducing the percentage, and giving the minimum tax benefit of nil taxation up to 12 lakhs, ये काफी हद तक एड्रेस किया गया है for individual taxation.
इससे आपको लग रहा है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, एक स्टैग्नेशन आने लगा था और बार-बार इसके काफ़ी सारे सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह आने लगी थी कि इसका असर पड़ रहा है मिडल क्लास की इकोनॉमी पर। क्या ये एक रिलीफ के तौर पर देखा जाए कि इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? स्मिता, इसमें मैं थोड़ा सा डेफर करूंगा, क्योंकि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, जैसे आप बाय नेचर आई एम एन अकाउंटेंट, तो मैं हर चीज़ थोड़ा स्केप्टिक्स होके देखता हूँ, स्केप्टिकल होके देखता हूँ। एंड हम लोगों की जो प्रोफेशन है, जो गाइडलाइंस है, वो ये इंस्ट्रक्ट करती हैं कि आप थोड़ा स्केप्टिकल होके देखिए। तो पहले तो होता है कि जो इनकी गाइडलाइन है, जो डायरेक्शन है, वो ठीक है। फिर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो देखना जरूरी है, विच इज मीन्स द रिफॉर्म्स। क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग के लिए आपके रिफॉर्म्स का भी उतना ही इम्पैक्ट देखना जरूरी है, एंड देन द फाइनल रिजल्ट। अब अगर आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे, इफ आई टेल यू, एज आज की डेट में हमारी कैपिटल स्पेंडिंग इज बिलो 14% ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन। सो जब तक आप कैपिटल स्पेंडिंग या कैपेक्स स्पेंडिंग नहीं करेंगे, दैट मीन्स गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, यू वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट जॉब्स। वो नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। एंड मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, और इसमें मैं बड़ी डीपली थोड़ा स्टडी करता हूँ। एंड अगर आप ये देखेंगे कि हमारी जो जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, जो यूथ है, 60% ऑलमोस्ट आर स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स। एंड टुडे द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इज नॉट एट ऑल गुड। और उससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बात की बात है, ये अनएम्प्लॉयबल हो यूथ होगा। 1,17,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक टीचर है सारी क्लासेस और स्कूल के लिए। तो ये यूथ जब जॉब मार्केट में आएगा, इनको इनको नौकरियां इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगी। एंड हुँ। दैट इज अ वरी फैक्टर टुडे। रीजन उसका ये है, हालांकि एजुकेशन सेक्टर में बजट एलोकेशन हर साल बढ़ रही है, बट अगर जैसे आपने मुझे बताया कि द डिटेल लाइज इन द डेवल, द स्पेंडिंग द इज डेविल लाइज़ इन नॉट। द डिटेल। Yes, the devil lies in the detail. That spending is not up to that limit. So the new education policy जब आई थी, they recommended कि at least 6% of the education budget minimum has to be spent. हुँ, वो we and today हम spend कर रहे हैं सिर्फ 3%. So हुँ। there is a lack of infrastructure. There is a lack of technical trained teachers, staff. This इसका impact आएगा eventually, हुँ। and that भले is ही the आप reason. आप अलग से गिग इकोनॉमी के लिए आपने इंश्योरेंस की आपने प्रोविजंस बढ़ाई हो, आपने एआई में इनोवेशन के लिए ज़्यादा पैसे लगाने की बात की हो, लेकिन एक फंडामेंटल गैप है बिटवीन है, दोज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन आप कह रहे हैं और yes. जो स्किलिंग चाहिए यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। बिल्कुल। आई वाज मेरा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये था कि गिग वर्कर्स के लिए थोड़े और बेनिफिट्स होंगे। एंड दूसरा भी, जो आई डोंट नो वेदर अभी गवर्नमेंट कभी इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं, मुझे नहीं लगता पेंशनर्स को टैक्स देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पेंशनर्स जिन्होंने अपने लाइफ के 35-40 ईयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में निकाल दिए, उन्होंने अपने इनकम पे टैक्सेस पे कर दिए। अब जो लास्ट 20-25 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ है, आई थिंक उनके लिए जो टैक्सेशन स्लैब है, या एक स्ट्रेट स्लैब होना चाहिए। उनको एज सैलरीज नहीं टैक्स करना चाहिए। दर्शकों को याद दिला दें कि जो एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुई है हाल में नीति आयोग की तरफ से और उसमें गिग वर्कर्स का क्योंकि जिक्र किया अर्जुन जी ने, तो जो फ्रीलांस इकोनॉमी के कंट्रीब्यूटर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स में जुड़े हुए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि उनकी संख्या 2030 तक 23 मिलियन जॉब्स उनमें से क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये टेम्पररी जॉब्स हैं और इंश्योरेंस, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सरकार ने इस बार अनाउंसमेंट जरूर की है, लेकिन जैसा अर्जुन जी ने कहा कि उसमें और ज्यादा जो है इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। और वापस अगर लास्ट टू क्वेश्चंस अर्जुन जी मैं वापस टैक्स की ओर ही मोड़ सकूं इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि जो हमने कहा टैक्स स्लैब्स की बात, 12 to 16 लाख तक का 15%, 16 to 20 लाख रुपीज तक का 20%, 20 to 24 लाख रुपीज तक का 25% और 24 लाख ऑनवर्ड्स 30%। ये इंडिया गवर्नमेंट में इस वक्त हमारी एक न्यू टैक्स रिजीम जो ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ साथ चल रही है। हाँ तो जी। क्या न्यू इनकम टैक्स बिल आने के साथ में ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाएगा? क्या उसमें कुछ नुकसान होगा लोगों को? मानना अभी तक ये है, स्मिता जी, जब ये न्यू टैक्स बिल आएगा, द ओल्ड रेजीम नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा।
बिकॉज द न्यू जो नया टैक्स बिल है उसमें काफी सारे ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आपके और आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं, जो नया टैक्स बिल आएगा उसमें फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट होगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सबके। तो दैट व्हाट इट मींस, उसका मतलब ये होगा कि ये जो नए टैक्स स्लैब्स हैं यही उस बिल में इनकॉर्पोरेट होंगे। एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट द प्रपोजल जो अभी तक निकला है। तो फाइनल क्वेश्चन, राइडर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में शायद लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जो इनकम टैक्स रिलीफ की बात तो कर रहे हैं, बट व्हाट आर द की राइडर्स? अभी तक, अभी इट्स टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है टू डिसइंटीग्रेट द बजट एंड डाइसेक्ट द बजट। बट मुझे लगता है जो लार्जली एक पब्लिक परसेप्शन था कि स्लैब रेट्स चेंज होंगे और इनकम टैक्स जो स्लैब रेट, जो जीरो टैक्सेशन का स्लैब रेट है वो 7 लाख से इंक्रीज किया जाएगा। आई थिंक दैट हैज बीन, वो तो मीट हो गया है। बट कॉरपोरेट टैक्सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए द फाइनल प्रिंट। एंड चेंजेस जरूर डायरेक्शन दिया गया है। हम्म। टीडीएस और टीसीएस में काफी सारे चेंजेस आए हैं। हाँ, मैं उस पर एक्चुअली एक लास्ट क्वेश्चन लेने हाँ चाह जी, रही थी कि जो टैक्स उसमें डिडक्टेड ऑन उसमें सोर्स है, चेंजेस आए हैं। वो थोड़ा आप और समझा दें कि क्या चेंजेस हैं वो। फॉर एग्जांपल, जैसे टिल लास्ट ईयर क्या होता था, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अब्रॉड भेजा है और उसके लिए अगर वो रेमिटेंस भेज रहे हैं तो उस पे टीसीएस लगता था। अब अगर आपने वो एजुकेशन के लिए फीस भेजी है और अगर वो फंडेड बाय अ लोन है तो कोई टीसीएस नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि आपका जब हाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपकी आती थी, 2.4 लाख से ऊपर अगर वो इनकम होती थी तो उस पर टीडीएस कटता था, मैंडेटरी था। अब वो लिमिट 2.4 लाख से बना के 6 लाख बना दी है। सो दैट मीन्स अप टू 6 लाख कोई टीडीएस नहीं कटेगा आपका। ये बड़े ड्रास्टिक चेंजेस हैं। और टीडीएस में इन डिटेल अगर मैं आपको थोड़ी खुद समझने के बाद अगर बताऊंगा तो काफी सारे चेंजेस आए हैं। बिकॉज टीडीएस में आज की डेट में देर आर 33 सेक्शंस फॉर टीडीएस, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1% टू 27%। तो उसमें काफी सारी रैशनलाइजेशन हुई है। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन दैट राइट नाउ। एक बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स है जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में खास करके हम देखते हैं कि टीडीएस जो है वो कट हो रहा यस, है, और यस, जिसमें पीपीएफ ग्रेच्युटी वाले बातें नहीं आती हैं क्योंकि या, एम्प्लॉय पेरोल्स नहीं होते हैं, तो इसका असर पड़ेगा। और जो यस। लोगों की परेशानियां एक बड़े मुद्दे पर रहती है ना अर्जुन जी, कि वो जीएसटी को लेकर अब लोग बड़े त्राही त्राही मचे हुए हैं कि भाई सिंपल पॉपकॉर्न खाए, कैरेमलाइज पॉपकॉर्न खाए, नमक वाली खाए, बटर वाली खाए। आपको लगता है कि उसको सुलझाने को लेकर इस इनकम टैक्स की स्पीच में आपको कोई डायरेक्शंस नजर आए? उसको सुलझाने का बहुत जरूरी था, बट उसकी ऐसी स्पीच में अभी तक कोई सुनाई नहीं दिया। अगर फाइनल बिल में कुछ ऐसा कुछ है तो आई थिंक आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड दैट। बट ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। माय सजेशन इज, यू सी, जो इवॉल्व इकोनॉमीज है वहां पे आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड रेट है। हम्म। लाइक जैसे न्यूजीलैंड वगैरह हो गया, यूरोप वगैरह के जो फाइनल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ स्टैंडर्ड 12% या 15% है। वो कोई स्लैब्स नहीं है और ऐसा कुछ वो नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ लेके जाता हूँ। व्हेन अ पेरेंट कंपनी इज गिविंग अ गारंटी टू अ सब्सिडरी, कंपनी को गारंटी देता है, उस पर भी जीएसटी लगा रहे हैं। इस पे तो कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं। देर इज नो वैल्यू एड इन दैट। एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रहा है और उस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो पॉपकॉर्न से लेके गारंटी देने तक ये सरकार ने अभी तो जीएसटी लागू किया हुआ है, जो मेरी सोच में थोड़ा सा इनको यहाँ पे भी रैशनलाइजेशन लगानी चाहिए। फिलहाल के लिए मुझे लगता है विंटर्स ओवर हो चुके हैं, अभी सादा पराठा खाना ही बेटर है, ज्यादा बटर वगैरह ऐसे भी सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए, लेकिन बजट एट द फेस ऑफ इट लग रहा है कि कम से कम मिडिल क्लास के लिए जो है बेनिफिशियल है। कुछ और डिटेल्स आएंगी तो उस पर भी आप लोगों को अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया अर्जुन मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। दर्शकों का भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। थैंक नमस्कार, यू। आदाब।